हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में लाए हैं आरजीपीवी के कम्युनिकेशन का यूनिट 3 और आइए आगे बढ़ने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस यूनिट में क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा और कौन कौन से टॉपिक 20 एंड 24 के एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो यूनिट का सिलेबस है इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड वेज टू ओवरकम दैम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काइंडली डोंट इग्नोर दैट। जब आप तैयार करने बैठें तो इसे मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहूँगी, यानी कि सबसे पहले आप इसी को तैयार करें। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पर मैं रखना चाहूँगी वो सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है। थर्ड प्रायोरिटी पर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स, ये भी आप तैयार करिएगा। इसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आइए बिना देर करे यूनिट को आगे देख लेते हैं। क्या है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो एक्चुअली लैटिन वर्ड्स के 2 लैटिन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। एक तो कम्युनिस है और दूसरा है कम्युनिकेयर। कम्युनिस का मतलब होता है, कम्युनिस का मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। ठीक है, कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन और कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयरिंग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉमन शेयरिंग ऑफ थॉट्स, व्यूज़, न्यूज़, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, इमोशंस, दैट वी कॉल कम्युनिकेशन। अगर हम इसे डिफ़ाइन करें किसी स्कॉलर के वर्ड्स में तो अमेरिकन साइंस मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इसे डिफ़ाइन किया है। कम्युनिकेशन इज़ एनी बिहेवियर, ये एक ऐसा बिहेवियर बताया है दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। ऐसा बिहेवियर जिसका रिज़ल्ट निकलता है, जिसका आउटपुट निकलता है किसी मीनिंग के एक्सचेंज में, यानी कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में जिसका रिज़ल्ट निकलता है। रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार क्या है, कम्युनिकेशन जो है वो इंटरचेंज है किसका? थॉट्स का, ओपिनियंस का, इंफॉर्मेशन का। कभी स्पीच के द्वारा, स्पीच का मतलब है रिटन के द्वारा, रिटन मोड के द्वारा, कभी राइटिंग के द्वारा, स्पीच का मतलब है सॉरी ओरल के द्वारा, कभी राइटिंग के द्वारा और कभी साइंस यानी सिंबल्स यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा। तो इन्होंने क्या बताया है रॉबर्ट एंडरसन ने, इन्होंने इनकी डेफिनेशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इन्होंने बताया है कि कम्युनिकेशन जो है वो थॉट्स, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज यानी ट्रांसफॉर्मेशन है, अदला बदली है, एक्सचेंज है। कभी कभी स्पीच के द्वारा यानी ओरल के द्वारा, कभी कभी राइटिंग यानी रिटन मोड के द्वारा और कभी कभी केवल साइंस के द्वारा यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, फिजिकल अपीयरेंसेस, उसके द्वारा। एक और भी डेफिनेशन दी है नेट टर्नर की, ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। इन्होंने कहा है कि ये डेफिनेशन मेरी बहुत फेवरेट है और बहुत आसान भी है। गुड कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज। ये गुड कम्युनिकेशन क्या है? एक पुल है। ब्रिज का मतलब एक पुल है जो कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की तरफ ले जाता है, कन्फ्यूज़न से क्लैरिटी की तरफ ले जाने वाला एक पुल है। तो इस तरह से अगर बात करें तो कम्युनिकेशन क्या है? एक कॉमन शेयरिंग है थॉट्स, न्यूज़, आइडियाज़, व्यूज़, सजेशन, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स, इमोशंस की, ये भी आप जोड़ लीजिएगा, फीलिंग्स की, इमोशंस की, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी या फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा और इसमें बहुत कुछ समझने के लिए नहीं है। बहुत ही अच्छी अच्छी डेफिनेशन है। आप कम से कम 2 डेफिनेशन जो भी आपको बहुत अच्छी लगती हैं वो आप ज़रूर लिख कर आइएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्सचेंज ऑफ फीडबैक है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस है थ्रू वेरियस चैनल्स, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा, जैसे अभी हमने रॉबर्ट एंडरसन की डेफिनेशन में आपको बताया था। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन को हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीडबैक और मैसेजेस का एक्सचेंज है, शेयरिंग है, ट्रांसफ़र है, जो वेरियस चैनल्स के माध्यम से, वेरियस मीडियम्स के माध्यम से होता है। जैसे कभी कभी वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से, जैसे फेस टू फेस, है ना, जैसे हम टेलीफोनिकली करते हैं, है ना, लेक्चर रूम में अपने टीचर के साथ करते हैं। कभी कभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा, जैसे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन, वॉइस, है ना, इंटोनेशन, स्माइल, जेस्चर, पोस्चर, ठीक है, इसके द्वारा आई कांटेक्ट,
ठीक है। कभी कभी ये रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है, जैसे टेक्स्ट के द्वारा हम मैसेज भेजते हैं ना, टेक्स्ट मैसेजेस, कभी हम ईमेल भेजते हैं, कभी हम लेटर भेजते हैं, कभी हम मेमो भेजते हैं, कभी हम रिपोर्ट्स लिखते हैं, है ना, कभी रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, कभी हम क्या करते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं, कभी रिज्यूमे लिखते हैं। तो बहुत सारे मोड्स हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आप डालेंगे। कभी कभी ये जो है विजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है, जैसे इमेजेस के द्वारा, जैसे हम पिक्चर्स दिखा के बताते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, ग्राफिक्स दिखाते हैं, है ना, इस एनिमेशन दिखाते हैं, उसके द्वारा। कभी कभी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, यानी फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं, जब हमारे पास दोनों पार्टीज़ फ़ेस टू फेस अवेलेबल होती हैं। कभी कभी हम मास कम्युनिकेशन करते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इफ़ेक्टिव मीडियम है, जैसे हम मीडिया के माध्यम से, पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से करते हैं, ई मैगज़ीन के माध्यम से करते हैं, फैक्स के माध्यम से करते हैं, ई जर्नल के माध्यम से करते हैं, है ना। और कभी कभी हम डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप के माध्यम से करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज है, किसका, फीडबैक का, इन्फॉर्मेशन का, फीडबैक का, इन्फॉर्मेशन का, मैसेजेस का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, वेरियस चैनल्स के माध्यम से, जो चैनल यहाँ पर हमने आपको बताए हैं। इसको बहुत प्रॉपर चार्ट के माध्यम से भी आप बनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्लियर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस, एक मैसेजेस का क्लियर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब शेयरिंग, ट्रांसफ़र भी हम लिख सकते हैं, एक्यूरेट रिसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक्यूरेट रिसेप्शन करते हैं। रिसेप्शन का मतलब रिस्पॉन्स करते हैं, यानी जब हम मैसेज भेजते हैं दूसरे पार्टी को तो दूसरा पार्टी हमें रिस्पांस देता है, रिसेप्शन देता है और अंडरस्टैंड करता है। एप्रोप्रिएट फीडबैक, एक उचित फीडबैक मिलता है और आपसी समझ विकसित होती है, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारे जीवन के पक्षों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप का फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे वो बिज़नेस का यानी कॉमर्शियल फील्ड हो, चाहे वो प्रोफेशनल सेटिंग हो, सभी में कम्युनिकेशन के अलग अलग रोल हैं, अलग अलग पर्पसेस हैं। इसके अलावा ये ट्रस्ट बिल्डिंग के काम आता है, कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेदों को, यानी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के, यानी मतभेदों को रिजॉल्व करने के काम आता है। फोस्टरिंग द बॉन्ड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बॉन्ड्स हैं उन्हें फोस्टर करने में, यानी उन्हें डेवलप करने में, यानी उन्हें फलने फूलने में, नर्चर करने में भी हमारा काम, हम वहाँ पर भी ये काम होता है। जो मेन पर्पस है कम्युनिकेशन का वो क्या है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन देना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, लोगों को इंस्ट्रक्शन देना। इंस्ट्रक्शन का मतलब है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है ना, वाई टू डू, एंड परसुएट करना यानी कन्विंस करना, यानी कि अपनी चीज़ों को लेने के लिए राजी करना, तैयार करना। तो इस तरह से जो मेनली बोला जाए, ब्रॉडली स्पीकिंग, कम्युनिकेशन के ये सारे पर्पसेस हैं, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, परसुएशन, और तो ये आप एक अच्छे से चार्ट बनाकर अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कम्युनिकेशन और भी जगह काम करता है, जैसे कि इसकी इम्पोर्टेंस को ओवर स्टेट नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। कुछ जो फील्ड्स हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन अपना रोल क्रिएट कर रहा है वो मैं बताना चाहूँगी। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट के इस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्रेडिबिलिटी बनाता है। दोनों ही स्फेयर्स में, दोनों ही क्षेत्रों में, स्फेयर्स याद ना रहे तो आप फील्ड्स लिख दीजिएगा, लेवल्स लिख दीजिएगा, पर्सनल फील्ड हो या प्रोफेशनल फील्ड हो। अब देखिए पर्सनल फील्ड में भी अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बातें नहीं करेंगे तो ट्रस्ट कैसे मेंटेन होगा, है ना, क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी। आपने एक रिश्ता बना के छोड़ दिया, आपकी मदर आपसे बात ना करें, आपकी फादर आपसे कई दिन तक बात ना करें तो आप कितना इनकम्प्लीशन फील करने लगते हैं। इसी तरह से बॉस को अपने सबॉर्डिनेट्स से यानी जूनियर्स से, और जूनियर्स को अपने बॉस से टाइम टाइम पर कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हैं, तभी एक अच्छी समझ डेवलप होती है। इसके अलावा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करता है बाय क्लैरिफाइंग द साइड्स एंड एस्पेक्ट ऑफ बोथ द पार्टीज़, दोनों ही पार्टीज़ की, दोनों ही पक्षों की साइड को क्लियर करके, दोनों ही पार्टीज़ के पक्ष को क्लियर करके मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करता है ना। और जब मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव हो जाती है तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, उनको रिजॉल्व कर लिया जाता है, उनको हल कर लिया जाता है।
इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब बार्गेनिंग होता है, यानी कि दो पक्षों के बीच में एक बार्गेनिंग करना, एक मिडवे निकालना, एक बीच का रास्ता निकालना, ऐसा बीच का रास्ता दैट इज़ इक्वली जस्टिफाइड, इक्वली सूटेबल टू बोथ द पार्टीज़। एक ऐसा मिडवे निकालना, एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना जिसमें दोनों ही पार्टीज़ को ये लगे कि उनके साथ बराबरी का जस्टिफिकेशन हुआ है, न्याय हुआ है, और बराबरी से उनके साथ पक्षपात नहीं किया गया है बल्कि बराबरी का व्यवहार किया गया है। तो नेगोशिएशन करने में भी काम आता है। कम्युनिकेशन हेल्प्स मिराकुलसली। मिराकुलसली का मतलब है चमत्कारिक रूप से। तो चमत्कार करता है, चमत्कारिक रूप से क्या करता है? स्ट्रेथनिंग द बॉन्ड्स ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के बॉन्ड्स को स्ट्रेथन करता है, मजबूत करता है, एनरिच करता है। यहाँ पर नहीं आ पाए तो एनरिच, रिच से पहले एन लगाना है। चाहे वो पर्सनल फील्ड में हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पर हो, दोनों ही लेवल पर हमारे रिलेशनशिप को प्रगाढ़ करता है, रिलेशनशिप को एनरिच करता है। और ये हमारे जो पुराने रिलेशनशिप हैं उनको भी नए रिलेशनशिप को बनाता है, और पुराने रिलेशनशिप में रंग भरता है, उनको भी रिवाइव करता है, पुनर्जीवित करता है। तो देखिए कितने सारे रोल हैं। आप अगर चार्ट का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वाइप आउट द वेव्स ऑफ डाउट्स। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो डाउट्स और कन्फ्यूज़न, जो डलीमा है, हमारा जो कन्फ्यूज़न है ना, उन मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनकी वेव्स को, उनकी तरंगों को वाइप आउट करता है, पहुँचता है। और जब ये सारी चीज़ें वाइप आउट हो जाती हैं तो जो है क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। और कहा भी गया है, किसने कहा है? अभी मैंने बताया था ना, मेरी बहुत फेवरेट डेफिनेशन है। तो किसी स्कॉलर ने कहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूज़न एंड क्लैरिटी। तो जब हमारी डाउट्स की, कन्फ्यूज़न की, मिसअंडरस्टैंडिंग की वेव वाइप आउट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, क्लियर भी लिख सकते हैं, वॉश हो जाती हैं, तो क्या होता है? एक अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी डेवलप होती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फैसिलिटेट टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन से टीम वर्क डेवलप होता है, कोलैबोरेशन डेवलप होता है, क्योंकि एक साथ हम सारे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने में सक्षम होते हैं। और जब टीम वर्क आता है, कोलैबोरेशन आता है, तो बेटर आउटकम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बेटर आउटकम निकलते हैं, और एफिशिएंसी बढ़ती है। और क्या होता है? इंक्रीज एफिशिएंसी, और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है। ठीक है। कम्युनिकेशन हेल्प्स टू इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल। ये अब जो कीवर्ड्स हैं इन्हें याद रखिएगा। कम्युनिकेशन लोगों को इंस्पायर, मोटिवेट करने में काम आता है, स्पेशली जब वो डिरेल हो गए हों। डिरेल का मतलब पटरी से हट गए हों, यानी कि अपनी लाइफ उनकी डगमगा गई हो, जब वो डीमोटिवेटेड हो गए हों, डिसेंट्रलाइज्ड हो गए हों, ऐसे में कम्युनिकेशन लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करता है। कम्युनिकेशन बेस्ट वे है टू इन्फ्यूज़ इन पीपल द फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। कम्युनिकेशन से ही लोगों में कॉन्फिडेंस की फीलिंग को भरा जाता है। इन्फ्यूज़ का मतलब भरना होता है। तो कम्युनिकेशन से ही कॉन्फिडेंस की फीलिंग को भर सकते हैं। कम्युनिकेशन इसके अलावा क्या करता है? टीचिंग करने में काम आता है, गाइड करता है, लोगों को सजेशन देने के काम आता है, एडवाइस देने के काम भी आता है। कम्युनिकेशन ही वो चीज़ है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो देखिए कितने सारे हैं कम्युनिकेशन। इसके अलावा कम्युनिकेशन से ही हम कम्युनिकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। जब हम बातचीत करते हैं तभी हमें पता लगता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए थ्रेट्स क्या हैं, और हम किन एरियाज़ में जाकर अपना इम्प्रूवमेंट की हमें ज़रूरत है, और उन एरियाज़ में फिर हम इम्प्रूवमेंट करके अपने आप को बेटर इंडिविजुअल, बेटर प्रोफेशनल बना सकते हैं। लेकिन ये कब संभव होता है? जब हम अपने आप से बातचीत करते हैं, जब हम लोगों से अपना प्रोडक्टिव फीडबैक लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हैं। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस नॉट ओनली ऑन नेशनल लेवल बट आल्सो ऑन इंटरनेशनल ग्राउंड्स टू। आपने देखा होगा जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं तो आप लोगों से किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट बना लेते हैं, और वो कांटेक्ट आपके इतने रिच होते जाते हैं कि आप नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि अपने बिजनेस को इंटरनेशनल ग्राउंड पर भी सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन बिजनेस के एक्सटेंशन यानी बढ़ाने में, विस्तार में, विस्तारीकरण में हमारी मदद करता है। कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल इन एजुकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल एजुकेशन में है, क्योंकि इट इनेबल्स स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्व इन्फॉर्मेशन। ये स्टूडेंट्स को समझाने में और इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्व करने में, यानी ग्रास्प करने में, यानी ग्रहण करने में मदद करता है।
टीचिंग लर्निंग में, एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप आगे का ना लिख पाएँ तो केवल इतना ही लिख दीजिएगा, कम्युनिकेशन इज़ हेल्पफुल इन एजुकेशन, टीचिंग, लर्निंग। Clear communication can increase productivity by reducing errors and ensuring everyone is working towards common goals. अगर कम्युनिकेशन में क्लैरिटी है तो ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि इससे एरर, जो गलतियां हैं वो कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी और हर कोई कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ हेल्पफुल इन ग्रैबिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से ही जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी जाती हैं, क्योंकि कैंडिडेट इजीली इंटरव्यूअर्स को कन्विंस कर सकता है, उनको अट्रैक्ट कर सकता है। In short, communication is the foundation of a strong relationship, personal growth and success in various aspects of life. इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में, पर्सनल ग्रोथ में और प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, सेकेंड प्रायोरिटी पर इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर तैयार करिएगा। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, ये वन वे प्रोसेस नहीं है, टू वे है, क्योंकि फॉर कंडक्टिंग कम्युनिकेशन वी ऑलवेज नीड टू पार्टीज, सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन की इस स्टेज में बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में कौन आता है? सेंडर, द पर्सन हु इज़ इनिशिएटिंग द कम्युनिकेशन, वो पर्सन जो कम्युनिकेशन करने की इनिशिएट कर रहा है, पहल कर रहा है। अगर आपको इनिशिएट याद ना रहे तो आप क्या लिख देंगे? स्टार्टिंग, बिगनिंग, है ना। मैसेज, उसके बाद सेंडर के बाद क्या होता है? सेंडर शुड बी रेडी टू कम्युनिकेट, शुड बी रेडी टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन। उसके बाद उसके पास क्या होता है? मैसेज होता है। मैसेज जो है वो कभी कभी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो सकता है, कभी कभी न्यूज़ के फॉर्म में हो सकता है, कभी कभी व्यूज़ के फॉर्म में हो सकता है ना, कभी कभी सजेशन के फॉर्म में हो सकता है, कभी कभी एडवाइस के फॉर्म में हो सकता है, सजेशन के फॉर्म में हो सकता है, फीलिंग के फॉर्म में हो सकता है, आइडिया के फॉर्म में हो सकता है। तो ये मैसेज होना चाहिए। तो पहले स्टेप में तो सेंडर जो कि रेडी होना चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए, उसके बाद उसके पास कोई मैसेज होना चाहिए, जो मैसेज इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में, न्यूज़, सजेशन, व्यूज़, एडवाइस, न्यू आइडिया, इन सब के फॉर्म में हो सकता है। अब एक चीज़ है जो नई चीज़ है, एनकोडिंग, ये ध्यान दीजिएगा। सेंडर एक्चुअली क्या करता है कि ट्रांसलेट करता है अपने थॉट्स को एक कोडेड लैंग्वेज में, ताकि हर कोई उसे ना पढ़ सके। जो टारगेटेड पर्सन है केवल वही पढ़ सके, अगर किसी और के हाथ में चला जाए तो वो ना पढ़ सके, इसलिए वो अपने थॉट्स को कोडेड लैंग्वेज में भेजता है। तो जब ये कोडेड लैंग्वेज रिसीवर के पास पहुंचती है तो वो उसे डिकोड करता है। तो ये कोडेड लैंग्वेज में जो भेजने की प्रोसेस है उसी को एनकोडिंग कहते हैं। Encoding is the process of reading the codes and covering it into meaning. चैनल, फिर होता है मीडियम यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज। मीडियम, वो माध्यम, वो सोर्स, यहाँ पर सोर्स भी लिख सकते हैं, वो सोर्स, वो मीन का मतलब साधन, वो साधन जिसके माध्यम से हमें मैसेज को ट्रांसमिट करना है, यानी कि मैसेज को सेंड करना है। जैसे कि कभी कभी हम स्पीच के माध्यम से करते हैं, कभी कभी हम न्यूज़पेपर के माध्यम से करते हैं, ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, न्यूज़लेटर के माध्यम से, और बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। रिसीवर, अब क्या आता है? अगले सोपान पर आता है रिसीवर। मैसेज इज़ रिसीव्ड बाय द इंटेंडेड पर्सन। रिसीवर कौन होता है? जो इंटेंडेड पर्सन, जिसके पास हम मैसेज भेज रहे हैं। इंटेंडेड का मतलब होता है जो टारगेटेड पर्सन है, जिसको मैसेज भेजा जा रहा है। तो इस तरह से अभी ये सारे स्टेप हैं। इसके बाद आती है डिकोडिंग की प्रोसेस। द रिसीवर ऑन रिसीविंग द मैसेज डिकोड्स एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज। रिसीवर को जब मैसेज रिसीव होता है तो वो जो कोडेड मैसेज है उसे खोलता है, डिकोड करता है, उसके कोड को पढ़ता है, रीड द कोड, है ना, क्या करना है? रीडिंग द कोड, और फिर उसको कन्वर्ट द मैसेज इनटू मीनिंग, इंटरप्रेट करता है यानी एक्सप्लेन करता है, यानी व्याख्या करता है उसकी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लगा सकते हैं, एक्सप्लेन। फीडबैक क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ द रिसीवर। फीडबैक क्या होता है? रिसीवर का रिएक्शन होता है कब? ऑन रिसीविंग द मैसेज रिसीव करने पर। किस बारे में? अबाउट हाउ मच ही कुड अंडरस्टैंड द मैसेज, कि उसे मैसेज कितना समझ में आया।
द रिसीवर रिस्पॉन्ड्स और प्रोवाइड्स फीडबैक, रिसीवर रिस्पॉन्ड करता है, प्रत्युत्तर देता है या फीडबैक प्रदान करता है, और कभी कभी वो क्वेश्चन भी आस्क कर सकता है जहाँ पर उसे डाउट हो या उसकी क्वेरीज हो, उसको कन्फ्यूज़न हो। अब आते हैं नॉइज़, एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन डिस्टरप्ट और डिस्टॉर्ट द, डिस्टर्ब लिख दीजिएगा यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा। तो कुछ ऐसे बाहरी तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, ख़राब करते हैं। वो उनमें नॉइज़ हो सकता है, डिस्टेंस हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट वो सिचुएशन, वो इन्वायरमेंट जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी प्रोसेस हैं। आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन क्या है, जब हम फेस टू फेस, इस तरह से लिख देंगे फेस टू फेस या फिर फिजिकली, एट द ईदर ऑफ टेलीफोन, एट द ईदर एंड, एंड का मतलब सिरा है, साइड है, एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन, है ना। तो जब हम फेस टू फेस, एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन या फिजिकली कन्वर्सेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जब सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, इन फ्रंट ऑफ वन अनदर, तो ये ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ओरल कम्युनिकेशन में आगे और भी हम इसको वाइड करेंगे। पहले तो आप ये चार्ट बना दीजिएगा कि एट द ईदर एंड ऑफ टेलीफोन, फेस टू फेस, फिजिकली, या फिर व्हेन सेंडर एंड रिसीवर आर इन फ्रंट ऑफ वन अनदर। ओरल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन थ्रू माउथ या थ्रू वॉइस होता है। कैसे होता है, या तो माउथ के थ्रू होता है या वॉइस के थ्रू होता है। और ये कैसे, इट इज़ कैरीड बाय रेट, पिच, इंटोनेशन, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एंड सेवरल अदर वर्बल एंड नॉन वर्बल जेस्चर्स। कभी कभी हम अपने रेट से कम्युनिकेशन करते हैं, पिच से, रेट का मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी स्पीक पर मिनट। पिच कहाँ पर ऊपर बढ़ना है, कहाँ पर नीचे बढ़ना है। आई कांटेक्ट से करते हैं, कभी कभी हम डरा देते हैं ना आई कांटेक्ट से, कभी कभी हम फेशियल एक्सप्रेशन यानी स्माइल से करते हैं, है ना। कभी कभी हम फ्रॉनिंग करते हैं यानी भौएं चढ़ाते हैं गुस्से में। तो इस तरह से हम कई बार इन सारी चीज़ों से जब कम्युनिकेशन करते हैं तो ये वर्बल कम्युनिकेशन माना जाता है। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। इसमें इंडिविजुअल एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बी इट फेस टू फेस और डायरेक्ट कम्युनिकेशन, चाहे वो टेलीफोनिकली हो, फेस टू फेस हो, या फिर डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो। एग्जाम्पल को आप इस तरह से लिखिएगा चार्ट में। स्पीच है, डिबेट है, प्रेजेंटेशन है, डायलॉग है, इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, पॉडकास्ट है, सरमन है। सरमन एक बहुत नया है, सरमन का मतलब उपदेश है। सरमन की जगह प्रीचिंग लिख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो, ठीक है। टीचिंग भी हो सकता है इसमें, लेक्चर भी हो सकता है इसमें, ठीक है। इंटरव्यू हो ही गया है। तो इस तरह से ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यू कैन ऐड ऑन सम मोर एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन एंड यू कैन आल्सो सेंड सम एग्जाम्पल्स टू अस आल्सो। एडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज़ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। जो ये दो वर्ड हैं ये की वर्ड हैं। देखिए ओरल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है, क्योंकि ये इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल का मतलब बताया था, फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। इसमें दोनों पार्टीज़ फेस टू फेस रहती हैं और इमीडिएटली अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोनों एक दूसरे से क्लियर करने का स्कोप रहता है। तो अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसपेरेंसी ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। अब क्या है कि इसमें एक फ्लैक्सिबिलिटी रहती है, लचीलापन। लचीलापन का मतलब है we can easily make amendment, we can easily made changes। हम अपने चेंजेस को हम अपने डिसीज़न को लेकर जो हमारे चेंजेस हैं उनको बदल सकते हैं। यानी कि अगर हमने डिसीज़न लिया है और हमें लग रहा है कि सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, डिमांड्स के अनुसार, नीड के अनुसार हमारे डिसीजंस जो हैं वो बदल जाने चाहिए, तो हम इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। रिटन में क्या है कि बहुत सारा हमें प्रोसीजर करना होगा, तब कहीं हम जाकर कर पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छा सा टॉपिक तैयार करके आई, मुझे लगा कि क्लास के बच्चे जो हैं वो इस लेवल पर अभी नहीं है कि इतना कठिन समझ सकें, तो मैं इजीली अपने कन्वर्सेशन को, अपने कंटेंट को बदल सकती हूँ क्योंकि ओरल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी होने का मतलब है कि वी कैन इजीली मेक चेंजेस ऑफ डिसीजंस, वी कैन इजीली मेक चेंज इन आवर डिसीजंस।
एज पर द चेंजिंग नीड्स एंड डिमांड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। अब आता है इंस्टेंट फीडबैक, यानी कि इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, है ना, तो आप इमीडिएटली फीडबैक ले सकते हैं और उसके हिसाब से अपने बच्चों को समझा सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली टाइम सेविंग भी है, बहुत सारा मनी, यहाँ पर मनी है, बहुत सारा मनी और बहुत सारी एनर्जी भी बचाता है। ओरल कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ओरल कम्युनिकेशन सबसे बढ़िया है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में, यानी झगड़ों का निपटारा करने में। क्यों है? क्योंकि बोथ द अफेक्टेड पार्टीज़ आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अनदर। आपने देखा होगा जब आपको कभी चैटिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न अराइज हो जाते हैं, लेकिन जब आप सुबह को जाकर मिलते हैं अपने दोस्तों से और सामने आमने बैठकर बात करते हैं तो चीज़ों का निपटारा बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ डाउट था ही नहीं, बेकार में हम लोग लड़ रहे थे, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए ओरल कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट मेथड है। आगे आते हैं हम, इट हेल्प्स इन टीम बिल्डिंग एंड टीम वर्क। ओरल कम्युनिकेशन टीम बिल्डिंग में और टीम वर्क में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपने देखा होगा जब आपको कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही थी और अगर किसी टीचर ने बोला कि टीम बना लो, तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल, इनकन्वीनियंट टास्क था, क्योंकि आप किसी से मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी अगर हम आपको ऑफलाइन क्लास में बोलें कि टीम बना लो, तो आप विद इन ए मिनट डिस्कशन करके टीम बना सकते हैं और टीम वर्क का एक अलग ही इम्पैक्ट जाता है, आउटकम बढ़िया होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। जो काम आपको नहीं आता आपके दोस्त को आता है, जो काम आपके दोस्त को नहीं आता वो आपको आता है, और दोनों मिलके एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो टीम वर्क और टीम बिल्डिंग में भी बहुत मज़ा आता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है ओरल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से देखिए, जो भी मैंने अंडरलाइन करे हैं वही कीवर्ड्स हैं, आपको वही तैयार कर लेंगे तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा, आप बढ़िया अच्छे से कर पाएंगे। और ये हमारी स्लाइड चेंज नहीं हो पा रही है। ओरल कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट मीडियम टू ट्रांसफ़र प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस। अब देखिए क्या होता है कि आजकल टेक्नोलॉजी हो तो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कहीं प्राइवेसी हमारी कहीं ना कहीं खो गई है। तो ओरल कम्युनिकेशन सबसे अच्छा माध्यम है कि हम अपने प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इश्यूज़ को जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन प्रमोट्स हेल्दी एंड कॉन्जिलियल एटमॉस्फेयर अराउंड। ओरल कम्युनिकेशन एक तो फ्रेंडशिप के बॉन्ड्स को, यानी रिलेशनशिप बॉन्ड्स को एनरिच करता है, एनरिच रिलेशनशिप बॉन्ड, और इस तरह से हेल्दी और कॉन्जीनियल का मतलब है हार्दिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तो एक अलग ही काम करने में मज़ा आता है। ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस, मानवीय भावनाएं जैसे कि पेन, लव, अफेक्शन, हेट, ये आसानी से पढ़ी जा सकती हैं ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से। अब आपने देखा, अगर आप अपनी मैम को बोल रहे हैं, सॉरी मैम, लिख कर मैं कल कॉलेज नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तो हो सकता है आपकी मैम आपको ना समझ पाएँ। बट अगर क्लास में फ़ेस टू फेस आप कहें कि आप ना भी कहें कि आप बीमार हैं, लेकिन आपकी मैम ने आपको देख लिया और आपके फेस को देख लिया, तो उनको पता चल जाएगा आपकी आईज से, आपके फेस के पेलनेस से, पीलेपन से, कि आप जो है बीमार हैं। ऐसे ही आई लव यू आपने लिख दिया, पता नहीं चला कि ट्रू है, फॉल्स है, फ्लर्टिंग है, लेकिन जब आपका साथी आपको सामने फेस टू फेस बहुत सारे फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ आई लव यू बोलता है, तो आप ज़्यादा अच्छे से ह्यूमन फीलिंग्स को, ह्यूमन इमोशंस को नोटिफाई कर पाते हैं। अब लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं, हर चीज़ के दोनों प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। रिलाइंग का मतलब होता है ट्रस्टिंग का मतलब होता है भरोसा करना। तो रिलाइंग ओनली इन ओरल कम्युनिकेशन मे नॉट बी सफिशिएंट। केवल ओरल कम्युनिकेशन पे रिलाई कर लेना, भरोसा कर लेना, ट्रस्ट कर लेना सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड जो है हाईली फॉर्मल होता है और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो प्रोफेशनल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है कि हम कुछ चीज़ों को रिटन में ही भेजें। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको मैंने 50 आउट ऑफ 50 दे दिए हैं, बट लिख कर ना दूं, तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो प्रोफेशनल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा हाईली फॉर्मल है, तो हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज़ लेस ऑथेंटिक
दैन रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जो है वो रिटन कम्युनिकेशन की अपेक्षा कम ऑथेंटिक है, कम प्रामाणिक है। ऑथेंटिक का मतलब प्रामाणिक, इसका कोई प्रमाण नहीं है, एक बार बोल दिया तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग तो है, लेकिन डेली इंटरेक्शन में ही टाइम सेविंग है। अगर हम सेमिनार कंडक्ट करने लगें, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने लगें, लंबी लंबी स्पीचेस देने लगें, तो ये बहुत सारे टाइम को कंज्यूम करता है, खपत करता है, उसकी खाता है। अब देखिए, इंटरव्यू में आपके 100 कैंडिडेट आए हैं, आप 1 to 1 सबका ओरल वाइवा ले रहे हैं, ओरली उनको जज कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लगेगा। इसकी बजाय अगर आपने 100 कैंडिडेट को 3 घंटे का एक पेपर दे दिया, तो आप 3 घंटे में सारों को निपटा देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेली इंटरेक्शन में तो टाइम सेविंग है, लेकिन अगर सेमिनार कंडक्ट कराने लगें, पेपर प्रेजेंटेशन दिलाने लगें, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करने वाला हो जाता है, टाइम की खपत करने वाला हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप देखते चलिए। जहाँ जहाँ मैंने गोले लगाए हैं या अंडरलाइन करा है, वही आपको वो सारे कीवर्ड्स को बार बार पढ़ना या सुनना है, आपको उसी से तैयार हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, हाँ ये तो हो गया, सॉरी। इन केस ऑफ डिलीवरिंग लैंदी मैसेजेस इट इज़ इम्प्रॉपर मैथड। अब हमें कोई लैंदी मैसेज डिलीवर करना है ना, तो ये इम्प्रॉपर मेथड है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं रास्ते में ही। जैसे अगर हमें टर्म्स एंड कंडीशन बतानी है ना, बहुत सारी हमें एग्जामिनेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस देने हैं, बहुत सारे हमें लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स, है ना, हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने हैं, तो क्या ये प्रॉपर होगा? नहीं होगा। इट डज़ नॉट हैव लीगल वैलिडिटी, इसमें कोई वैधानिक वैलिडिटी नहीं होती, क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि क्या कहा गया है। ओरल कम्युनिकेशन इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू द अवेलेबल ऑडियंस ओनली। ये रेस्ट्रिक्टेड का मतलब लिमिटेड, अगर आपको ना याद रहे तो आप लिमिटेड लिख दीजिएगा। तो ओरल कम्युनिकेशन लिमिटेड रहता है केवल अवेलेबल ऑडियंस तक ही, क्योंकि जो अगर आप मान लीजिए एक लेक्चर चल रहा है, आप अगर वहाँ पर 20 मिनट लेट से पहुँचे, तो अगर आपका 20 मिनट का छूट गया तो कोई भी उसे रिवाइव नहीं करा पाएगा, और अगर रिटन है तो आप दोबारा से पढ़ लेंगे। तो एक ये भी इसमें खामी है। अब आते हैं रिटन कम्युनिकेशन क्या है। Written communication is such communication that is in black and white, that is available in form of hard copy और soft copy। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ओरल रिटन कम्युनिकेशन क्या है? जो या तो ब्लैक एंड वाइट में, मतलब रिटन में अवेलेबल होता है, या जो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होता है। Written communication refers to the process of conveying information, ideas, message through written words, symbols और signs। तो ये 3 चीज़ें भी याद रखनी है, ब्लैक एंड वाइट, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, या फिर रिटन वर्ड्स, रिटन सिम्बल्स, या फिर साइंस। तो ये 6 चीज़ें याद रखेंगे तो बहुत आराम से आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल को फिर उसी तरह से या फिर इस तरह के चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है, चार्ट ज़रूर बनाइएगा। तो रिटन कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं लेटर, रिपोर्ट, थीसिस, डिक्शनरी, नोटिसेस, सर्कुलर, मैनुअल, ईमेल, ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग, जर्नल्स, है ना, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। ये अगली लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, अच्छे से चार्ट बना कर आइएगा। और कुछ भी एग्जाम्पल अगर आपको आते हो तो आप ज़रूर लिखिएगा। जितने नए एग्जाम्पल लिखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन आप डाल पाएंगे। आइए बढ़ते हैं एडवांटेजेस की तरफ। रिटन कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कीप द मैसेज सेफ फॉर लॉन्ग टाइम। इससे मैसेज, अब देखिए आपने कोई नोट्स बनाए, ठीक है, वो रिटन में है, तो आप अपनी अगली जनरेशन को, अपने जूनियर्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 20 साल बाद भी देख सकते हैं। इट कंटेन्स परमानेंस, इसमें परमानेंस होता है, यानी कि ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इट सेव्स टाइम एंड मनी, टाइम और मनी बहुत बचता है। अब देखिए टाइम और मनी कैसे बचता है? अगर आपने एक किताब लिखी तो वो 20 लाख लोगों के पास तक पहुंच जाएगी, और रिटन और ओरल कम्युनिकेशन केवल अवेलेबल ऑडियंस तक ही रेस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड रहता है। तो इसकी एक वाइड एक्सेस है, इसकी एक वाइड पहुंच है, बहुत विस्तृत पहुंच है। रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज होता है, क्योंकि जब हम रिटन कम्युनिकेशन लिखते हैं तो उससे पहले हम ड्राफ्टिंग करते हैं, ये अगले यूनिट में आपको समझाएंगे। ड्राफ्टिंग के बाद हम जो है पहले आउटलाइन बनाते हैं,
है ना, फिर ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर रफ़ ड्राफ्टिंग के ये रफ़ ड्राफ्टिंग होती है, फिर सेकंड ड्राफ्टिंग होती है, फिर थर्ड ड्राफ्टिंग होती है, और फिर प्रूफ रीडिंग, और फिर फाइनल ड्राफ्टिंग। तो इस बीच में इतने सारे प्रोसेसेस के बीच में जो भी अंट संट होता है, जो भी इररेलेवेंट होता है, अननेसेसरी पोर्शन होता है, अनयूजेबल पार्ट होता है, वो निकल जाता है। तो उससे मैसेज हमारा एक्यूरेट और प्रिसाइज का मतलब छोटा यानी संक्षिप्त बन जाता है। इट कैन बी यूज एज ए प्रूफ इफ़ देयर अराइजेज एनी नीड। इसको प्रूफ के रूप में भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। लीगल वैलिडिटी होती है, क्योंकि अगर कोई नीड होती है, अराइज होती है, तो हम इसे प्रूफ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन से क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग डेवलप होती है। जितना आप लिखेंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स जितनी अच्छी होंगी, उतना ही आपकी सोच जो है क्रिटिकली आप लॉजिकली और रेशनली डेवलप कर पाएंगे। तो ये भी उसके कुछ फ़ायदे हैं। एट डिसएडवांटेजेस में आते हैं, इट में क्रिएट कन्फ्यूज़न। अब देखिए क्या है कि अगर आप रिटन कम्युनिकेशन में कहीं कोई किताब पढ़ रहे हैं, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आपको इमीडिएटली कोई समझाने वाला नहीं होता है। इमीडिएट फीडबैक इसमें पॉसिबल नहीं होता है। एक और लाइन बढ़ा लीजिएगा इसमें, इमीडिएट फीडबैक इज नॉट पॉसिबल। किसी राइटर ने एक अच्छी बुक लिखी है, तो वो एकदम से फीडबैक नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा जब बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच जाएगी। इट इज़ सेल्डम फ्लेक्सिबल, ये बहुत ही कम लचीला होता है। क्यों? एक बार आपने कोई मैसेज लिख लिया, उसमें खुदा ना खास्ता कोई गलती हो गई, तो आपको दोबारा से उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। इट लैक्स पर्सनल टच, इसमें पर्सनल टच का अभाव होता है। लैक का मतलब होता है कमी। कैसे? आप एक राइटर की बुक पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो राइटर कौन है, ठीक है ना। वही राइटर अगर ओरली आपके यहाँ सेमिनार लेने आ जाता है, तो आप ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करेंगे, उससे कनेक्टेड फील करेंगे। रिटन कम्युनिकेशन इज़ टाइम कंज्यूमिंग, रिटन कम्युनिकेशन टाइम को खपत करने वाला होता है, क्योंकि आप फाइनल ड्राफ्ट, एडिटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनको करने के बाद ही फाइनली अपना कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर्स लिटरेसी, रिटन कम्युनिकेशन को पढ़ने के लिए लिटरेसी यानी शिक्षित होना ज़रूरी है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन में लिटरेसी का कोई भी ज़रूरी होना ज़रूरी नहीं है। तो ओरल रिटन कम्युनिकेशन को समझने के लिए थोड़ा शिक्षित होना, इंटेलेक्चुअल होना, बुद्धिमान होना ज़रूरी है। Written communication can be vulnerable to security risk such as hacking or data breaches. Written communication जो है वो हैकिंग के उसमें सिक्योरिटी रिस्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे हैकिंग और डेटा का ब्रीच होना। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपके, ये मैं फिर बोलूँगी, जो ये चीज़ है ना, अंडरलाइंड पोर्शन है, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा और वहीं से आपको जो है याद हो जाएंगे चीज़ें। अब आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। पहले तो एक चार्ट बनाकर 7 C's को ड्राफ्ट कर लीजिएगा। कंसाइसनेस, कंसाइसनेस का मतलब है शॉर्टनेस। इट इज़ सेड दैट ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। फ्रांसिस बेकन ने कहा था, एक बहुत ही फेमस एसेइस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा था कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। संक्षिप्तता जो है वो बुद्धिमानी की, विट का मतलब बुद्धिमानी की आत्मा है। कम्युनिकेशन कंसाइज होना चाहिए, करारा होना चाहिए, क्रिस्प का मतलब होता है करारा, और टू द पॉइंट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंसाइज, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। टू मैनी वर्ड्स डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड राइटर बोथ। बहुत ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करने से रीडर और राइटर दोनों का ही जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें एक्स एग्रीगेट नहीं करना चाहिए, चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहिए, खींचना नहीं चाहिए। रादर वी शुड बी अप टू द मार्क। इसके बजाय, रादर का मतलब इंस्टेड लिख सकते हैं, इसकी बजाय हमें अप टू द मार्क रहना चाहिए। तो देखिए इसमें 3-4 चीज़ें हैं, कंसाइज, क्लियर, क्रिस्प। कंसाइज, क्रिस्प, टू द पॉइंट, और टू मैनी वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, टू मैनी वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, एक्स एग्रीगेट नहीं करना है, ठीक है। और क्या करना है? अप टू द मार्क रहना है। क्लैरिटी, दूसरा है क्लैरिटी। कम्युनिकेशन हमारा इतना क्लियर होना चाहिए जैसा कि क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल एक मेटल होता है जिसके आर पार हम ट्रांसपेरेंटली बड़े ही अच्छे ढंग से देख पाते हैं, बिल्कुल स्पष्टता के साथ देख पाते हैं।
तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी इतना क्लियर हो जैसे कि क्रिस्टल धातु होती है। कोई भी हिडन मीनिंग या डबल मीनिंग, छिपा हुआ अर्थ या दोहरा अर्थ नहीं होना चाहिए। कोई भी एम्बिग्यूटी यानी कि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कन्फ्यूज़न। तो ये चीज़ें हैं। अब आता है कंप्लीशन। कम्युनिकेशन हमारा कंप्लीट हो सारे रिस्पेक्ट में, इन रेस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा, जो भी हम डेटा दे रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी फैक्ट्स दे रहे हैं, जो भी फिगर्स दे रहे हैं, ये सब कंप्लीट होने चाहिए, इनकम्प्लीशन नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कंसाइसनेस यानी कि ब्रेविटी यानी कि संक्षिप्तता। तो कंसाइसनेस तो हम अचीव करें बट नॉट एट द स्टेक ऑफ कंप्लीशन, लेकिन कंप्लीशन को स्टेक पर लगाकर, दांव पर लगाकर अचीव ना करें, बल्कि कंप्लीशन भी रहे और क्लैरिटी, कंसाइसनेस भी रहे। इनकम्प्लीट मैसेज एक बहुत डल इंप्रेशन छोड़ता है एंड इट आल्सो मार द इमेज ऑफ द सेंडर। ये सेंडर की इमेज को भी मार करता है यानी स्पॉइल करता है। मार का मतलब होता है मारना। बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं, यानी हिट करता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 C's हो गए। एक चार्ट बना लीजिएगा बहुत अच्छा सा, उसके बाद लिखिएगा। स्लाइड चेंज। फिर मैं कहूँगी कि आप जो भी इसमें जो भी मैं जहाँ पर भी अंडरलाइन कर रही हूँ वो चीज़ें आप बार बार पढ़ लेंगे ना तो आपको सुन सुन के ही याद हो जाएगा। करेक्टनेस, कम्युनिकेशन करेक्ट होना चाहिए सारे रिस्पेक्ट में। करेक्ट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, ग्रामर के रिस्पेक्ट में, स्पेलिंग के रिस्पेक्ट में और पंक्चुएशन के रिस्पेक्ट में भी। पंक्चुएशन क्या होता है? ये वाले मार्क्स, ये वाले मार्क्स, है ना। तो कभी कभी पंक्चुएशन से भी हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, गलत पंक्चुएशन से। तो सही इन चारों के फॉर्म में, यानी कि आप इस तरह से चार्ट बना लीजिएगा फिर से। इट शुड बी करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द, फिर ये चार्ट बना लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन हमारी करेक्ट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, स्पेलिंग वाइज करेक्ट हो और पंक्चुएशन मार्क्स वाइज भी करेक्ट हो। इट शुड बी एरर फ्री होना चाहिए और मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन में, यानी कि नपे तुले स्टाइल में, नपे तुले टोन में होना चाहिए। कर्सी का मतलब होता है विनम्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन में जो है पोलाइट और सॉफ्ट टोन का यूज़ हो। सॉफ्ट टोन का यूज़ करने से क्या होता है कि जब हम देखिए आपको किसी से ग्रीवेंस भी है, आपको किसी से बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो भी आप अगर पोलाइटली उसको कहेंगे, सॉफ्टली कहेंगे तो एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ेगा। तो सॉफ्ट टोन क्या होता है? ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रिसीवर। रिसीवर का अटेंशन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है और उनका कॉन्फिडेंस, उनका विश्वास जीतती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आपको हार्ड बात भी कहनी है, कंप्लेंट भी है, तो वो पोलाइट और सॉफ्ट टोन में कहनी है। टू बी सॉफ्ट इन योर कम्युनिकेशन यू मे यूज़ सम पोलाइट टैक्टिक्स। अगर आप सॉफ्ट बनना चाहते हैं, मैनर्ड बनना चाहते हैं, तो आप कुछ पोलाइट टैक्टिक्स का मतलब युक्तियों का, यानी प्लान्स का, यानी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सॉरी का यूज़, थैंक यू का यूज़, सो काइंड ऑफ यू। और एक चीज़ होती है यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड का मतलब होता है कि अपने रीडर को ये फील कराना कि कितना वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट वो पर्सन है। अगला हमारा सीज़ है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब है, कंसीडरेशन मीन्स टू कंसीडर द अदर पर्सन एंड टू एड्रेस दैम पुटिंग इन देयर प्लेस। कंसीडरेशन का मतलब है कि दूसरे पर्सन को कंसीडर करना यानी समझना और उसको ऐसे एड्रेस करना, उसको अपने स्थान पर रखकर एड्रेस करना, यानी कि जैसे आप अपने साथ होते हुए देखना चाहते हैं ऐसे ही उसको अपने स्थान पर रखकर बात करना। इन अदर वर्ड्स, you talk to someone in a way you would want someone to talk to you। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कंसीडरेशन का मतलब क्या है कि आप दूसरों से ऐसे बात करें जैसे आप अपने साथ बात होना देखना चाहते हैं। आप दूसरों को ऐसे जज करें जैसा जजमेंट आप खुद के साथ चाहते हैं। आप दूसरों को ऐसे ट्रीट करें जैसा ट्रीटमेंट आप खुद के साथ होते हुए देखना चाहते हैं। आप दूसरों को ऐसे रेस्पेक्ट दें जैसी रिस्पेक्ट आप खुद के लिए चाहते हैं। बीइंग कॉन्सिडरेट मीन्स टू बी एम्पैथेटिक। कंसिडरेट होने का मतलब है एम्पैथेटिक होना, यानी एम्पैथी रखना। टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनके इंटरेस्ट और बेनिफिट को पूरा रिगार्ड देना, पूरी रिस्पेक्ट, पूरा वैल्यू देना। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। कॉन्क्रीटनेस, कंक्रीट का मतलब भी है स्ट्रांग होना।
कॉन्क्रीटनेस का मतलब है स्पेसिफिक होना, मीनिंगफुल होना, फोकस्ड होना, यानी हमें रादर देन बीटिंग अबाउट द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब है घुमा फिरा कर बात कहने की बजाय घुमा फिरा कर बात करना। तो बीटिंग अबाउट द बुश, घुमा फिरा कर बात करने की बजाय हमें क्या करना है, स्ट्राइक ऑन द पॉइंट, हमें पॉइंट पर स्ट्राइक करना है, जो मेन सेंट्रल बिंदु है उस पर स्ट्राइक करना है। कॉन्क्रीटनेस डिमांड्स टू बी फैक्चुअल, कॉन्क्रीटनेस लाने के लिए हमें फैक्चुअल होना पड़ेगा, ऑथेंटिक होना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारे 7 C's थे। आई होप यू वुड लाइक द एक्सप्लेनेशन, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से आपने ग्रास्प करा होगा। अब आता है जो मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बैरियर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ बैरियर? बैरियर may be described as a situation which causes a disturbance in effective communication। बैरियर एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी पोजीशन है जो क्या करती है, जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने में। बैरियर्स वो सारी हिंडरेंसेस हैं, वो सारी बाधाएं हैं जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी को स्पॉइल करती हैं, मार करती हैं, हिट करती हैं, बिगाड़ती हैं, और रिड्यूसेस द ऑडिबिलिटी, और ऑडिबिलिटी को, सुनने की क्षमता को रिड्यूस करती हैं बाय वन रीज़न और द अदर, एक रीज़न से या दूसरे रीज़न से। तो कम्युनिकेशन वो डिस्टर्बेंसेस हैं, वो हिंडरेंसेस हैं जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी को मार करती हैं और हिट करती हैं। टाइप्स ऑफ बैरियर, बैरियर बहुत तरह के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है मैकेनिकल और टेक्निकल बैरियर। देखिए, आज आपको पता होगा कि लगभग 90%, 80% तो हम कह ही सकते हैं, जब हमारा 80% जो कम्युनिकेशन है वो किसी ना किसी मैकेनिज़्म, किसी ना किसी टेक्नोलॉजी, किसी ना किसी मशीनरी पर डिपेंड होता जा रहा है। इज़न्ट इट? ऐसा है ना? लेकिन अगर वही मैकेनिज़्म, वही टेक्नोलॉजी जो हमारे कम्युनिकेशन को ले जा रही है, अगर वही ब्रेक डाउन हो जाए तो कम्युनिकेशन रिसीवर तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा। पहुंच पाएगा क्या? अगर मान लीजिए मैं इस समय आपको इससे पढ़ा रही हूँ और मेरा टैबलेट डाउन हो जाए तो आप आगे हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, है ना? तो जो कुछ टेक्निकल बैरियर हैं वो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर ब्रेकडाउन। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर हो जाता है, तो आप आगे नहीं भेज पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। वायरस अटैक ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर वायरस अटैक हो जाता है तो सारी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फाइल करप्ट हो जाती हैं। फ़ोटोज़ कई बार आपके जो है करप्ट हो जाते हैं। हुआ होगा कभी कभी आपके साथ ऐसा। डिफेक्टिव टेलीफोन लाइंस, ये तो हम सभी देखते हैं, कभी कभी ख़राब वेदर के कारण से, कभी कभी किसी काम चल रहा होता है तो, है ना, तो क्या होता है कि टेलीफोन लाइंस में डिफेक्ट आ जाता है, उसके कारण से क्रॉस कनेक्शन हो जाते हैं, हम फ़ोन मिला रहे हैं किसी और को और किसी और को लग जाता है ना। पुअर साउंड स्प्रेड, एकस्टिक्स ऑफ द मीटिंग प्लेस। साउंड स्प्रेड के साइंस को ही एकस्टिक कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी मीटिंग प्लेस का जो साउंड स्प्रेड सिस्टम होता है वो पुअर होता है। जैसे कोई रूम बहुत दिनों बाद खुले तो क्या होता है कि उसमें साउंड स्प्रेड सिस्टम पुअर रहता है। वीक और डिफेक्टिव माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की क्वालिटी वीक हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए तो भी ऐसा हो जाता है ना। इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ माइक्रोफोन, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑन टीवी रेडियो, टीवी रेडियो पर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, स्पेशली रफ वेदर में, क्लाउडी वेदर में, रेनी सीजन में, है ना, क्लाउडी वेदर में, रेनी सीजन में। तो आपने देखा होगा जब रेनी सीजन होता है, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है आसमान में, तो हमारे टीवी में ना तरंगे आने लगती हैं, रेडियो में भी आवाज़ रैटलिंग करने लगती है, खड़खड़ाने लगती है। अगर आपको कभी हम यही नोट्स, अगर इसकी क्वालिटी जो है पुअर प्रिंटिंग क्वालिटी हो, इस पर अगर इंक छिड़क जाए, बहुत सारी इंक हो जाए, है ना, तो अब क्या होगा? फिर क्या होगा? ये तो मैंने सच में ही कर दी, अब क्या करूँ? चलिए कोई नहीं। तो स्प्रेड ऑफ इंक हो जाए या ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स। अब ओवरलैपिंग ऑफ कलर्स का मतलब है कलर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं। मान लीजिए ये जो बैकग्राउंड है ये वाइट है, इस पर मैंने वाइट से ही लिख दिया, तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो ये कुछ मैकेनिकल बैरियर हैं जो हमारे कम्युनिकेशन की क्वालिटी को, गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बहुत आसान है ये, तो आप भी लिख सकते हैं। कुछ और भी होंगे आपके माइंड में, इसको पढ़कर आए होंगे आपके माइंड में, तो वो भी आप कोट कर सकते हैं।
आगे स्लाइड। सीमेंटिक बैरियर, सीमेंटिक का मतलब समझ लीजिए साइंस ऑफ वर्ड्स या फिर साइंस ऑफ लैंग्वेज। सीमेंटिक इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। अब कम्युनिकेशन जो है वो ऑल अबाउट लैंग्वेज है ना, कम्युनिकेशन बिना लैंग्वेज के तो बहुत कम ही होता है, नॉन वर्बल से तो बहुत ही कम ही होता है। तो कम्युनिकेशन क्योंकि डायरेक्टली लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो अगर सीमेंटिक बैरियर आएंगे तो सीमेंटिक बैरियर क्या है, कम्युनिकेशन की क्वालिटी को बैडली डिस्टर्ब कर देंगे। अब क्या है पॉसिबल सीमेंटिक बैरियर, इनसफिशिएंट वोकेबुलरी इन ए न्यू लैंग्वेज। आप सभी ने देखा होगा जब आप न्यू लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इनसफिशिएंट, ये पहला है आपका, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखिएगा, है ना, एरो लगाकर। इनसफिशिएंट वोकेबुलरी इन ए न्यू लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज यूज़ करते समय जो इनसफिशिएंट वोकेबुलरी है वो आपको रोक देती है आपके विचारों को अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए। आपके पास, आपने ये तो बहुत कॉमनली फील करा होगा, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, आपके पास बहुत बहुत अच्छे ओपिनियन हैं आपके पास, लेकिन आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज क्यों ना हो वो सारी बेकार चली जाएगी, क्योंकि आपके पास वोकेबुलरी नहीं है उसे एक्सप्रेस करने के लिए। होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग द सेम साउंड, इनकी साउंड यानी प्रोनाउंसिएशन, साउंड का मतलब है इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन स्पेलिंग कभी डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। जैसे सो का मतलब बोना और सो का मतलब इसलिए, है ना। वेदर का मतलब इफ़ और वेदर का मतलब जो आजकल वेदर हो रहा है। ऑफ, वंस, है ना, वंस, देन। तो ये जो है ना ये भी आपके कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज द रिसीवर, बिकॉज द सेंडर मीन्स टू से वन थिंग, सेंडर मीन्स टू से सो एंड वी आर टेकिंग इट इन दिस वे, सो, ठीक है। तो होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनिम जो हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एक दूसरे को समझने में। इसके अलावा सीमेंटिक बैरियर में फॉल्टी ट्रांसलेशन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हमें जो है ओरिजिनल चीज़ नहीं पढ़ने को मिलती, हमें ट्रांसलेशन फॉर्म में चीज़ पढ़ने को मिलती है, लेकिन अगर ट्रांसलेशन में ही कोई गड़बड़ है तो हम चीज़ें बिगाड़ ही देंगे, फिर हमें कहाँ समझ में आएंगी। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कई बार अनफॉर्चुनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ से हम एसोसिएटेड होते हैं, वो भी कुछ बैरियर लगाती है, जैसे कि इम्प्रॉपर पॉलिसी मैनेजमेंट, विज़न एंड मिशन। किसी संस्था का कोई विज़न और मिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉलिसी मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो फिर हम जो है उसके वहाँ काम करने में हमारी एनर्जी का ह्रास होने लगता है, एनर्जी डाउन होने लगती है। हार्ड और स्ट्रिक्ट रूल्स, फास्ट चेंज इन रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए रूल्स और रेगुलेशन किसी भी, इवन घर को चलाने के लिए भी रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन कभी कभी रूल्स रेगुलेशन इतने हार्ड और ओवर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या फिर हम उसमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल, इनकन्वीनियंट फील करने लगते हैं। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको 1 महीने तक बिना छुट्टी के काम करना है, ओवर टाइम करना है आपको पूरे 1 महीने तक, तो क्या आप उतनी ही एनर्जी के साथ अगले दिन और उसके अगले दिन और उसके आगे वाले दिनों में काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से एक चीज़ ये है कि फास्ट चेंज इन रूल्स एंड रेगुलेशन, कई बार क्या होता है कि रूल्स रेगुलेशन बड़ी जल्दी जल्दी बदलते हैं, तो एक बार क्या होता है कि हम जैसे एक तरह के रूल्स रेगुलेशन में चलने के आदी होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, तभी हमारा पास दूसरा रूल आ जाता है। ये आपने बहुत फील करा होगा, आपका टाइम टेबल में जब चेंज आता है रोज़ रोज़, तो आप कितना अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, है ना। तो ये वही चीज़ है। लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लैक का मतलब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कमी। फैसिलिटीज़ की कमी होना, जैसे कि इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन होना, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होना, वर्जन अच्छे ना होना, है ना, अनहाइजीनिक कंडीशन होना, नॉन एसी केबिन्स होना, और इस तरह से फैसिलिटीज़ की और भी कमी, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ना होना, पियोन ना होना, साथ में हेल्पर्स ना होना, मैन पावर का प्रॉपर ना होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन की क्वालिटी को डाउन कर देती हैं। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, जब आपको प्रॉपर इंसेंटिव, प्रॉपर रेमुनरेशन नहीं मिलते, प्रॉपर बोनस नहीं मिलता, तो आप जो है डल हो जाते हैं। डिले इन सैलरी, वेजेस एंड रेमुनरेशन, जब आपकी सैलरी में, आपकी वेजेस में डिले होती है, डिले का मतलब लेट होते हैं, जब आप देरी होती है तो भी आपका ध्यान जो है वो नहीं आ पाता काम में।
आपका ध्यान कहाँ रहता है? आपको मान लो सैलरी नहीं मिली है तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? आपका ध्यान रहेगा कि मैं आज घर के खर्चे कैसे चलाऊँगा। अब अगला आता है पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में बी इन प्लेंटी। इन प्लेंटी का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, मैनी लगा दीजिएगा। पर्सनल बैरियर जनरली बाय बर्थ इनहेरिटेड होते हैं, अपने अंदर आते हैं, तो इसको हटाने के लिए, इनसे उबरने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उबरने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है। कुछ मेन पर्सनल बैरियर हैं। बैकग्राउंड नॉलेज। अब देखिए, अगर आप मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो इस लेक्चर को सुनने के लिए भी तो आपको इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के लिए भी तो आपको कुछ बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होगी तभी तो आप कर पाएंगे। ऐसे ही एज ऑफ द लिसनर की एज भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे हैं या बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप सर्टेन चीज़ों को नहीं समझ सकते। बहुत छोटे बच्चे के सामने टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। ऐसे ही बहुत बुढ़े व्यक्ति के सामने फैशन के बदलते हुए ट्रेंड्स को लेकर अब अगर आप बैठ जाएं तो वो भी इतनी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जेंडर बैरियर। इंडियन सोसाइटी में बेसिकली क्या होता है कि इंडियन सोसाइटी में जेंडर बायसनेस बहुत ज़्यादा है, यानी लड़का और लड़की को लेकर जो लिंग भेद है वो बहुत ज़्यादा है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या कर दिया गया है कि एक लड़कों को कुछ एरियाज़ उनके डिसाइड कर दिए गए हैं काम करने के, और लड़कियों के लिए कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ डिसाइड कर दिए गए हैं। अब जब एक लड़के को हाउस होल्ड कोरस करने के लिए कहा जाता है तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल, इनकन्वीनियंट फील करता है। ऐसे ही लड़की से जब लड़कों वाले काम करने के लिए कहा जाता है तो वो भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर सकती है। ठीक है। फ्लाइटी माइंड ऑफ द लिसनर का फ्लाइटी का मतलब उड़ान, फ्लाइट से उड़ान होता है तो चंचल, इस तरह से याद करिएगा। चंचल दिमाग भी, आपका दिमाग अगर चंचल है तो आप कितना भी अच्छा लेक्चर चल रहा हो आप उसको पैसिवली सुनेंगे, आप बहुत अच्छे से नहीं सुन पाएंगे। कई बार क्या होता है कि आउटबस्ट ऑफ इमोशंस, इमोशन का आउटबस्ट होता है। आउटबस्ट का मतलब होता है एकदम से आपकी इमोशन फट पड़ती हैं, फीलिंग्स, इमोशंस। उस तो क्या होता है एक्सेस ऑफ सारो का बहुत ज़्यादा, एक्सेस का मतलब अधिकता। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो आप किसी की बात भी नहीं सुनेंगे कितनी भी अच्छे से कोई आपको समझाए। अगर आप पुअर हेल्थ है, सिक हैं, अगर आप है ना, अनवेल हैं, फिज़िकली ख़राब फील कर रहे हैं, आपकी आईसाइट वीक है, आपकी डिफेक्टिव हियरिंग है, तो इससे भी सुनने में, कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। हार्श टोन ऑफ द स्पीकर की टोन बहुत हार्श है तो भी आप उसको सुन नहीं पाएंगे, आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। तो सॉफ्ट और पोलाइट होना चाहिए स्पीकर की टोन। बायस्ड एटीट्यूड, अगर आपके साथ बार बार बायसनेस होगी, यानी दूसरे को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, दूसरे को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, आपकी बात को अनसुना कर दिया जाएगा, या फिर प्रिजुडाइस, आपने पहले से ही पूर्वाग्रह बना रखा है। इम्पार्शियल डीलिंग, बॉस आपके साथ पार्शियलिटी कर रहा है तो भी आप उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे और अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होते हैं, क्योंकि आदमी को पता ही नहीं होता कि मनोवैज्ञानिक रूप से उसके अंदर क्या कमी है। कई बार लोगों के अंदर इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स होता है, कितना भी अच्छा वो उनके अंदर ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी उनके अंदर स्किल हो, वो दूसरों के सामने जाकर अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं, अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं। तो ऐसे में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, शाई फील करते हैं, फियर फील करते हैं, है ना। फोबिया होता है बहुत सारे लोगों में, डर, है ना। फ्रीक्वेंट मूड स्विंग, फ्रीक्वेंट का मतलब अक्सर, कुछ लोगों के अक्सर मूड स्विंग बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, अभी बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाएंगे, फिर एकदम से नर्वस हो जाएंगे, है ना। कुछ फटीग हो, थकान, हेडेक हो, नर्वस ब्रेकडाउन हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, है ना, या फिर स्ट्रेस हो, तो भी जो है आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। स्टेटस बैरियर, अब देखिए समाज में समाज बहुत सारी क्लासेस में बटा हुआ है। कुछ लोग बहुत हाई क्लास के होते हैं, अब जैसे अम्बानीज़ पीपल, जिनकी आजकल मैरिज बहुत आजकल वायरल हो रही है, मैरिज पार्टीज़। तो जब हायर स्टेटस का व्यक्ति लोअर स्टेटस के पर्सन से और लोअर स्टेटस का व्यक्ति हायर स्टेटस के पर्सन से कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो भी दोनों आपस में एक दूसरे को ओपन नहीं होने देते एक दूसरे के सामने। पॉलिटिशियन में फील ऑकवर्ड टू इंटरेक्ट विद ए रिक्शा पुलर, अगर
चुनाव के आसपास की बात छोड़ दी जाए जनरली, तो क्या होता है कि जनरली जो है रिक्शा पुलर से बात करते समय पॉलिटिशियन बड़ा ऑकवर्ड, भद्दा फील करेगा। ऐसे ही एक कैंडिडेट जो रूरल बैकग्राउंड से आता है, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, वो ऑस्ट्रक हो जाएगा, भौचक्का हो जाएगा मल्टीनेशनल कंपनी के ग्लैमरस एनवायरनमेंट को नोटिस करके, तो वो वहाँ पर बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेटस बैरियर हैं। स्टेटस प्रेशर भी होता है कई बार, जैसे अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी है आराध्या, उसके ऊपर ये एक प्रेशर होगा कि मैं बहुत अच्छा क्या करूं जो अपने माँ बाप से ज़्यादा अच्छा कर पाऊं, है ना। तो ये भी हैं कुछ स्टेटस बैरियर। इस तरह से ये हमारे बैरियर्स थे। अब आता है वेज टू ओवरकम बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के बैरियर तो पढ़ लिए, अब उनको अच्छे ओवरकम कैसे करा जाए, उबरा कैसे जाए उनसे। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। आपको रिसीवर पर अटेंशन देना होगा, फोकस्ड रहना होगा। और एक चीज़ और है कि आल्सो आस्क इमीडिएटली, आप तुरंत पूछ लीजिए अगर आपको कोई डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज होती है। तो अगर आप तुरंत पूछ लेंगे तो डाउट होगा ही नहीं, बैरियर आएगा ही नहीं। तो एक्टिवली सुनिए और एक्टिवली अपनी चीज़ों को पूछ लीजिए। क्लियर लैंग्वेज, जर्गॉन फ्री लैंग्वेज। अगर फ्री जर्गॉन का मतलब होता है कि किसी लैंग्वेज में स्पेसिफिक वोकेबुलरी का यूज़ करना जो और लोगों को नहीं पता। तो जर्गॉन फ्री लैंग्वेज, क्लियर लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, प्लेन वर्ड्स का यूज़ करा जाएगा तो भी आराम से आपको मैसेज समझ में आ जाएगा। तो सेंडर को चाहिए कि वो जर्गॉन फ्री, टेक्निकल फ्रेजेस फ्री लैंग्वेज को क्लियर, सिंपल, प्लेन वर्ड्स में यूज़ करे। एम्बिग्विटी यानी कन्फ्यूज़न को अवॉइड करता हुआ क्लियर मैसेज बनाए तो ज़रूर समझ में आएगा। अब रिसीवर के पार्ट पर अगर आप एजम्पशन करने लगेंगे, बोलने से पहले ही ये आंकने लगेंगे कि अच्छा, कल्पना करने लगेंगे कि अच्छा ये सेंडर ये कहने वाला है, तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो एजम्पशन को अवॉइड करना होगा, यानी कल्पना के घोड़े जो हैं आपके, वो आपको दौड़ाना छोड़ना होगा। डोंट एज्यूम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को या नॉलेज को एज्यूम मत करिए। डू नॉट बी जजमेंटल मत बनिए। इसके स्थान पर आपको कंफर्म और एक्यूरेट होना है। बी अवेयर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी ध्यान रखिए, जैसे बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन पर भी ध्यान दीजिए रिसीवर के, तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अप्रोप्रिएट चैनल का रिसीवर को यूज़ करना चाहिए। राइट मीडियम का यूज़ करें, जैसे ईमेल, फ़ोन कॉल, इन पर्सन कन्वर्सेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। ईमेल की अपेक्षा अगर हम फ़ोन और इन पर्सन कन्वर्सेशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हमें मिलेंगे और बैरियर भी नहीं उठेंगे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था ना कि ओरल कम्युनिकेशन से क्या होता है कि बैरियर नहीं आते हैं। बी सेंसिटिव टू कल्चरल डिफरेंसेस। देखिए, अगर आप एक सेंडर हैं तो लोगों, अपनी ऑडियंस के जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनका ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग डिफरेंटली ट्रीट किए जाने चाहिए। अगर आप एक स्पेसिफिक कल्चर के लोगों को कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो अपना कम्युनिकेशन उसी तरह से टेलर करिए। टेलर का मतलब बुनिए या सिलिए या बनाइए, जिस तरह के डिफरेंट कल्चर के लोगों को आप इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। अब जैसे वेस्ट यूपी के लोगों को आप अगर इंटरेक्ट करने जा रहे हैं तो उसी तरह से करना पड़ेगा, और अगर साउथर्न पीपल को आप इंटरेक्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा अलग तरह से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि के कल्चर के लोगों को अगर आप संबोधित करने जा रहे हैं तो अलग तरीके से करेंगे। अगर हाई फाई कल्चर के लोगों को, मेट्रोपॉलिटन कल्चर के लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं तो आप उसी तरह से इंटरेक्ट करेंगे। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करिए। नॉइज़ हो सकता है, इंटरप्शन हो सकते हैं, और भी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड करिए। ओपन माइंडेड रहना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप ओपन माइंड करके फ्लाइटी ना हो, प्रेजेंटेड रहें फिज़िकली भी, तो आप ज़्यादा अच्छे से सुन पाएंगे। विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए सुनने की, कूल माइंड होना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए, तभी आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव को और पॉइंट्स ऑफ व्यू को ग्रास्प कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। रिसीवर सेंडर को चाहिए कि विजुअल एड्स का यूज़ करे, जैसे विजुअल इमेजेस, डायग्राम, वीडियो, फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल, ये सब यूज़ करे। इससे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन भी क्लैरिफाई हो जाती है।
आस्क फॉर फीडबैक, सेंडर को चाहिए कि वो रेसिपिएंट्स से को एनकरेज करे कि वो फीडबैक प्रोवाइड करें, और जब वो फीडबैक देंगे तो पता लग जाएगा कि कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। पेशेंट रहना दोनों के लिए ही ज़रूरी है, सेंडर और रिसीवर के लिए। कम्युनिकेशन में टेक टाइम स्पेशली अक्रॉस लैंग्वेजेस और कल्चर्स, तो पेशेंट धैर्य रखना, धैर्य रखकर सुनना ज़रूरी है। यूज़ टेक्नोलॉजी वाइजली, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो वाइजली यूज़ करें। लिवरेज टूल्स लाइक ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ट्रांसलेशन वगैरह के जो टूल्स हैं उनको कम से कम यूज़ करना चाहिए। बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज स्ट्रैटेजीज़ वी कैन ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। हम इन सारी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके कम्युनिकेशन बैरियर्स को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन बैरियर्स थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर टेक्निकल स्टूडेंट्स। As the engineer design the future, communication is deciding factor in designing an engineer. जिस तरह से इंजीनियर्स जो हैं वो फ्यूचर का डिज़ाइनिंग करते हैं, फ्यूचर को क्राफ्ट करते हैं, इसी तरह से कम्युनिकेशन भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है इंजीनियर को डिज़ाइन करने के लिए। बड़ी ही अच्छी कोटेशन है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियर की डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा के जीवन में। कम्युनिकेशन स्किल ऑक्सीजन है विदाउट विच ही कांट सर्वाइव। तो ये वाली बहुत चीज़ है, डे टू डे लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर कॉलेज डेज विच इज़ फर्दर कैरिड आउट इन इंटरव्यूज़, जॉब्स एंड देयर डे टू डे लाइफ। कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत कॉलेज डेज से स्टार्ट होती है, जो आगे बढ़ती जाती है इंटरव्यूज़ में, जॉब्स में और उनके रोज़मर्रा के प्रोफेशनल जीवन में। पहला जो है वो क्या है, टेक्निकल स्टूडेंट हैव टू गिव प्रेजेंटेशन इन देयर डे टू डे लाइफ। टेक्निकल स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ में रोज़मर्रा के जीवन में प्रेजेंटेशन देने होते हैं, और कम्युनिकेशन हेल्प करता है इफ़ेक्टिव और विनिंग प्रेजेंटेशन तैयार करने में और उनका स्टेज फियर रिमूव करने में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा के जीवन में एक दिन में 4-4 बार, 3-3 बार भी कई बार क्लाइंट को आपको प्रेजेंटेशन देने पड़ सकते हैं। टेक्निकल स्टूडेंट्स हैव टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशंस। टेक्निकल स्टूडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन में, इवन रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में भी ग्रुप डिस्कशन के प्रोसेस से गुजरना होता है, और बाद में भी कई बार ग्रुप डिस्कशन करना होता है अपनी जॉब को कैरी आउट करने में। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल अपने ओपिनियन को आगे रखने में, सजेशन देने में और एस्पेक्ट देने में काम आती है। The success of business and job depends on how an individual foster rich contacts. आजकल के ज़माने में बिज़नेस हो या जॉब हो, उसकी सक्सेस किस बात पर डिपेंड करती है कि किस तरह से एक व्यक्ति रिच कॉन्टेक्ट बनाता है ना। और कम्युनिकेशन अनडाउटेडली वर्क्स टू एनरिच द बॉन्ड्स ऑफ रिलेशनशिप। ये पहले भी बताया है कि कम्युनिकेशन निस्संदेह बॉन्ड्स ऑफ रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को रिवाइव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लाइफ ब्लड का काम करता है। जिस तरह से लाइफ के लिए ब्लड इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप के बॉन्ड को एनरिच करने में और रिच कॉन्टैक्ट डेवलप करने में। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स ए टेक्नोक्रेट to draft and design a speaking resume, CV and other technical documents such as reports, memos, circulars, proposals and the like, और इसी तरह से बहुत सारे कुछ। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक टेक्नोक्रेट का मतलब एक टेक्निकल पर्सन की बहुत मदद करता है ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग करने में, एक बोलता हुआ रिज्यूमे, एक बोलता हुआ CV और बहुत सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट जैसे रिपोर्ट, मेमोज, सर्कुलर्स, प्रपोजल्स और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें। फॉर ए टेक्नोक्रेट अपियरिंग इन इंटरव्यू इज़ ए कॉमन सिनारियो। टेक्नोक्रेट के लिए इंटरव्यू में अपियर होना एक कॉमन सिनारियो है। गुड कम्युनिकेशन हेल्प्स हिम नॉट ओनली टू क्रैक द इंटरव्यू विदाउट मच एफर्ट बट टू इजीली इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो न केवल आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे बल्कि आप एक अच्छा और इंडेलिबल इम्प्रेशन, एक अमिट छाप छोड़ पाएंगे इंटरव्यूअर के ऊपर। टेक्निकल पर्सन हैज़ टू सेल देयर आइडियाज़, इन्वेंशंस। कम्युनिकेशन टेक्निकल पर्सन को अपने आइडियाज़, अपनी पॉलिसी को, अपने व्यूज़ को, अपने
कॉन्सेप्ट को बेचना होता है, अपने इन्वेंशन को बेचना होता है और अपनी संस्था के लिए प्रोग्रेस लानी होती है। जैसे हमें टीचर हैं तो हमें एडमिशन के लिए प्रोसेस करनी पड़ती है, और इन सब को करने के लिए, अपने आइडियाज़ बेचने के लिए, इन्वेंशन बेचने के लिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत मदद करता है। पोस्टर डिज़ाइन करने में, एडवर्टीज़मेंट डिज़ाइन करने में, सेल्स लेटर डिज़ाइन करने में, और इसी तरह से होर्डिंग्स डिज़ाइन करने में, है ना, होर्डिंग्स है ना, तो ये सब डिज़ाइन करने में। फॉर द सक्सेस ऑफ टेक्नोक्रेट टीम वर्क मैटर्स। एक टेक्नोक्रेट की सक्सेस अकेले खुद के काम करने से नहीं होती, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वन कैन नॉट मेक ए चेंज। तो इसके लिए टीम वर्क जो है बहुत बड़ा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और कम्युनिकेशन मिराकुलसली, चमत्कारिक रूप से टीम वर्क बिल्डिंग करने में, टीम स्पिरिट डेवलप करने में, फोस्टर करने में, यानी कि डेवलप करने में बहुत बड़ा, मिराकुलसली बहुत बड़ा काम करता है। फॉर ए टेक्निकल स्टूडेंट लीडरशिप स्किल्स आर मस्ट। एक टेक्निकल स्टूडेंट के लिए लीडरशिप स्किल्स मस्ट होती हैं। कम्युनिकेशन लाइफ ब्लड है एक लीडर के लिए। जितना इम्पॉर्टेंट लाइफ के लिए ब्लड है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है एक लीडर बनने के लिए। एक अच्छा लीडर बनने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन एक लीडर की कहाँ मदद करता है? टू कनेक्ट विद टीम से कनेक्ट होने में, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को रिजॉल्व करने में, मोटिवेटिंग टीम को मोटिवेट, इंस्पायर और प्रोवोक करने में टाइम टू टाइम। कम्युनिकेशन हेल्प्स ए टेक्निकल पर्सन टू इजीली अंडरस्टैंड द क्लाइंट नीड्स, प्रायोरिटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी तो आप सामने वाले की नीड को बिना बोले ही समझ जाएंगे, उसके बजट को बिना बोले ही समझ जाएंगे, उसकी प्रायोरिटीज़ को बिना बोले ही इवैल्यूएट कर पाएंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आशाएं क्या हैं, वो भी आप समझ पाएंगे। तो इस तरह से आप उसको वो चीज़ ऑफ़र करेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट से मैच करता हुआ होगा। In technical files, sometimes ideas are really complicated and tangled. टेक्निकल फील्ड्स में, ये फील्ड्स हैं, टेक्निकल फील्ड्स में कई बार आइडियाज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टेंगल्ड माने उलझे हुए हो जाते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन की खासियत यही है कि वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को ईजियर वे में प्रेजेंट करता है, जिससे एवरेज काइंड ऑफ क्लाइंट और रीडर उन आइडियाज़ को, उन कॉम्प्लिकेटेड और टेंगल्ड आइडियाज़ को बहुत आराम से प्लेनली सिंपली समझ पाए। तो ये हमारी कुछ कम्युनिकेशन की वैल्यू थी टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हमने पहले भी डिस्कस करा था, जब हम बॉडी लैंग्वेज से बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज। जब हम आई कांटेक्ट से बोलते हैं, है ना, जब हम पोस्चर का इस्तेमाल करते हैं, जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कई बार ये कहा गया है कि इट इज़ सैड दैट एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। ये कहा गया है कि हमारे एक्शन ज़्यादा तेज़ी से बोलते हैं वर्ड्स की अपेक्षा। मैनी टाइम्स क्या होता है कि वी फेल टू कम्युनिकेट थ्रू लैंग्वेज। कभी कभी हम जो है लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वी डू नॉट हैव प्रॉपर वर्ड्स टू कम्युनिकेट। कई बार हम कहते हैं ना कि वर्ड्स फेल टू क्लियर आवर आइडियाज़, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं, है ना। तो ऐसे टाइम में हमारे एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलते हैं। When we communicate through our body language, gesture, posture, eyes, smile, facial expression, it is known as non-verbal communication। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम कैसे बोलते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, पोस्चर, जेस्चर, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन, ड्रेसिंग सेंस, फिजिकल अपीयरेंस, इनसे बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। तो ये जो है बॉडी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? पैटिंग का मतलब पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना। क्रॉसिंग आर्म्स, लेग्स और आर्म्स को क्रॉस करना, क्लैपिंग, ताली बजाना, फीट टच करना। अब आपने देखा होगा, जब हम खाली गुड मॉर्निंग कहते हैं तो बहुत कम श्रद्धा, बहुत कम रेफरेंस आती है। जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, किसी का पैर छूते हैं अभिवादन करने के लिए, तो एक अलग ही श्रद्धा, एक अलग ही रेस्पेक्ट हमारी दिखाई देती है। एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एडवांटेजेस क्या हैं? ये हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को ज़्यादा क्लोजली, ज़्यादा डीपली एक्सप्रेस करता है। डिसएडवांटेज क्या है? रिसीवर में ओवरलुक इट, रिसीवर इसे अनदेखा कर सकता है।
अब जैसे मैंने किसी को इशारा करके बुलाया, मनु इधर आओ, मनु नहीं कहा, मैंने बस खाली इशारा करा, तो वो कह देगा मुझे क्या पता आप मुझे बुला रहे हो। लेकिन जब मैं उसे बोलकर बुलाऊंगी वर्बली कि मनु इधर आओ, तो उसे आना ही पड़ेगा। ओनली ए ट्रेंड पर्सन कैन अंडरस्टैंड इट, केवल एक ट्रेंड पर्सन ही इसे समझ सकता है, क्योंकि अनट्रेंड पर्सन इसे बहुत ज़्यादा सीमा तक नहीं समझ पाता। तो इस तरह से ये हमारा explanation था। I hope you would like the explanation, you would like the content, you would like the notes. If you have any other suggestion, kindly do write in your comment. Thank you so much for watching Gateway Classes. Have a very nice examination experience. Bye bye.